एयरटेल, जियो, वोडाफोन, आइडिया, इन कंपनी के साथ ही आपने बीएसएनएल का नाम जरूर सुना होगा, जो भारत सरकार की खुद की हाउस टेलीकॉम कंपनी है, जो 2000 में बनी थी और 2008 तक इस कंपनी का टोटल रेवेन्यू 40,000 करोड़, प्रॉफिट 8,000 करोड़ और ओवरऑल वैल्यूएशन 4,000 करोड़ था। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे बीएसएनएल आज इतना भी प्रॉफिट नहीं कर पा रही है कि वो अपने एम्प्लॉयज को समय से सैलरी दे पाए। दोस्तों, बीएसएनएल को आज ज्यादातर लोग एक कंपनी की तरह नहीं बल्कि एक मजाक की तरह देखते हैं। यह वह कंपनी है जो इस वक्त 90,000 करोड़ के घाटे में है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि एयरटेल और जियो जैसे प्लेयर के सामने अब बीएसएनएल खड़ी नहीं हो पाएगी और शायद सरकार इसे बंद कर दे। पर लोग यह नहीं जानते कि आज से कुछ ही साल पहले बीएसएनएल की ग्रोथ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में सबसे ज्यादा थी। इसके प्रॉफिट आज की जियो से कई गुना बड़े थे और इसकी एक्सेसिबिलिटी या रेंज भारत के कोने कोने में थी। पर बीएसएनएल एयर इंडिया की तरह नहीं है जो प्राइवेट प्लेयर के मार्केट में आने की वजह से, बल्कि बीएसएनएल को जानबूझकर डुबाया गया। इसमें कई लोगों का हाथ था जिन्होंने अपनी जेब भरी और भारत के टेलीकॉम सेक्टर के इस इंजन को तबाह कर दिया। ऐसा कैसे हुआ, किसने किया और क्यों किया, ये सभी जानेंगे हम आज की इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहें इस वीडियो में। दोस्तों, 2021 में देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी यानी मुकेश अंबानी की जियो ने 12,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बनाया था, जिसे देखकर लोग पागल हो रहे थे। क्या आप जानते हैं कि 2004 में बीएसएनएल का प्रॉफिट 10,000 करोड़ से भी ज्यादा था, और अगर हम आज के रुपयों में उसकी बात करें तो आज के 29,000 करोड़ रुपए के बराबर थे। यानी उस वक्त तक बीएसएनएल आज के जियो से भी ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी थी और लगातार सरकार का खजाना भर रही थी। सिर्फ साल 2001 से 2008 के बीच बीएसएनएल ने 46,000 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट जनरेट किया था, जो कि मार्केट की अगली 3 कंपनीज के प्रॉफिट से मिला करके भी ज्यादा था। इस वक्त बीएसएनएल के पास 70% मार्केट शेयर था और ये सब तब हो रहा था जब बीएसएनएल सब्सिडीज रेट पर सस्ती कॉस्ट लोगों को दे रहा था। तो कहानी कहाँ बिगड़ी? बीएसएनएल की सक्सेस का क्या राज था कि वह भारत के कोने कोने तक अपना नेटवर्क फैलाने में कामयाब हुई थी, और एक सरकारी कंपनी होने के बावजूद भी सरकार का दाखिला इसमें बहुत कम रहता था, जिस वजह से बीएसएनएल ज्यादा फ्रीडम के साथ काम कर रही थी। लेकिन ये सब अब बदलने लगा था। सीबीआई द्वारा तब के टेलीकॉम मिनिस्टर दयानिधि से टेलीकॉम एक्सचेंज के मामले में हुई इंटेरोगेशन की खबरें पब्लिक में सामने आने लगी। कुछ ही वक्त में यह खबर भी बाहर आई कि निधिमरन ने बीएसएनएल के सीनियर ऑफिसर के साथ मिलकर बीएसएनएल के 323 हाई स्पीड लाइंस को अपने घर पर ही सेट करवा रखा है। इन हाई स्पीड लाइन का इस्तेमाल फोन कॉल करने के लिए नहीं बल्कि सन टीवी नेटवर्क के कई सारे चैनल के सिग्नल अपलोड करने के लिए किया जा रहा था, जो कि निधिमरन के ही भाई के चैनल थे। तो एक तरह से प्राइवेट टीवी एम्पायर भारत के टेक स्पेयर के पैसे से खरीदे गए इक्विपमेंट को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा था। यह एक बहुत बड़ा फ्रॉड था, जिस कारण ना सिर्फ मरन को इस्तीफा देना पड़ा बल्कि सरकार भी बीएसएनएल की सभी ट्रांजैक्शन की जांच करने लगी और बीएसएनएल पर नजर रखने लगी। 2007 में बीएसएनएल की कमान ए राजा के हाथ में आई। ये वो वक्त था जब बीएसएनएल मार्केट पर राज कर रहा था। बीएसएनएल का प्लान था कि वो वीमैक्स टेक्नोलॉजी को भारत भर में लॉन्च करेगा, जिससे कि वायरलेस डाटा ट्रांसफर काफी आसान हो जाएगा। इससे जल्दी पूरे देश को हाई स्पीड इंटरनेट मिल सकता था। लेकिन फिर देश के सामने 2G स्पेक्ट्रम घोटाला आया और एक नई राजनीतिक लड़ाई छिड़ गई। नए टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा पर यह आरोप लगा कि स्पेक्ट्रम को बांटने में बड़ी रिश्वत ली गई है और बहुत सी गड़बड़ियां हैं। यहाँ से सरकार को लगा कि बीएसएनएल में और भी कई तरह की छोटी मोटी गड़बड़ियां हो सकती है और उन्होंने इनकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। हर छोटे से छोटे टेंडर पर सरकार की नजर गई। अब आपको नहीं पता कि सरकारी टेंडर वो होते हैं जिसमें सरकार नोटिफिकेशन निकालती है कि उन्हें कुछ काम करवाना है, और जो कंपनी सबसे कम वक्त में और सबसे कम दाम में वह काम डिलीवर करने का वादा करती है उसे यह टेंडर दिया जाएगा। लेकिन इन छोटे छोटे टेंडर की जब जांच होने लगी तो इसमें बीएसएनएल का काम और स्लो हो गया। फिर उसके बाद इन टेंडर्स में गड़बड़ियां भी सामने आई। सरकार ने पाया कि बहुत सारी सेल कंपनीज जो जमीन पर कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी, वो भी इन टेंडर में हिस्सा ले रही थी। सिर्फ हिस्सा ही नहीं ले रही थी बल्कि उन्हें शॉर्टलिस्ट भी किया जा रहा था। जबकि इसी वक्त नोकिया या टेराकॉम जैसी रेपुटेड कंपनी को इस शॉर्टलिस्ट के पहले राउंड से बात कर दिया जाता था, जिससे सरकार को बाकी बची हुई कंपनियों को ज्यादा पैसे में टेंडर देना पड़ता था। ये न्यूज जब बाहर पब्लिक में आई तो सीबीआई को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया और अब कंपनी का काम और ज्यादा स्लो हो गया।
जबकि दूसरी ओर आइडिया, एयरटेल और बाकी कंपनीज ग्रो कर रही थी और अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रही थी। 2008 में बीएसएनएल को लॉसेस से बचाने की एक और कोशिश की गई, जिसमें कहा गया कि 2009 में 9 करोड़ 3 लाख जीएसएम लाइंस डालने का एक प्रोजेक्ट बीएसएनएल शुरू करेगा। इस प्रोजेक्ट की कीमत 1000 करोड़ डॉलर्स आंकी गई, जो उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम प्रोजेक्ट बना देता। ऐसा लग रहा था कि बीएसएनएल यहां से रिवाइव कर जाएगी, लेकिन 2010 में इस काम में भी कई गड़बड़ियां पाई गई। यह देखा गया कि नोकिया और जेट्स जैसे बड़े प्लेयर को फिर से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है और अब सिर्फ बीट करने के लिए 2 ही बड़े प्लेयर बचे थे, जो एरिक्सन और हुआ भी थे। इस वजह से फिर से मार्केट में कंपटीशन नहीं था और यह मनमानी कीमत पर यह प्रोजेक्ट ले सकते थे। इस पर भी एक जांच बैठाई गई कि पूरे प्रोजेक्ट को ही बंद कर दिया जाए। जहां बाकी कंपनीज अपनी नेटवर्क कैपेसिटी को बढ़ा रही थी, वहीं बीएसएनएल के पास नए इक्विपमेंट खरीदने के लिए परमिशन नहीं थी और उन्हें अपने पुराने इक्विपमेंट से ही काम करना पड़ रहा था। इन सब के ऊपर से मार्केट में फिर जियो की एंट्री हुई। जियो ने एकदम से फ्री डेटा, फ्री कॉल देकर 3G पर चल रहे भारत को 4G में कन्वर्ट करने का एक बड़ा इंसेंटिव दिया। आपको याद होगा कि किस तरह से लोगों ने ना सिर्फ जियो के सिम कार्ड खरीदने के लिए लाइन्स लगानी शुरू कर दी, बल्कि 4G फोन भी खरीदना शुरू कर दिए ताकि उनमें जियो के सिम कार्ड काम कर सके। जियो की टेक्नोलॉजी भी काफी रिवोल्यूशनरी थी, जहां बीएसएनएल जैसी बड़ी टेलीकॉम कंपनीज फोन कॉल्स करने के लिए सर्किट स्विचिंग मेथड का इस्तेमाल कर रही थी और इंटरनेट के लिए पैकेज स्विचिंग मेथड का। वहीं जियो ने इसे साथ में मर्ज कर दिया और इनकी कॉल भी अब पैकेज स्विचिंग मेथड से होने लगी, जिससे इनका डाटा ट्रांसफर होता था। इससे जियो का काफी सारा ऑपरेशनल कॉस्ट बचा और वो कम इक्विपमेंट के साथ ही ज्यादा अच्छी सर्विस दे पाई। वहीं दूसरी ओर बीएसएनएल था, जो 2022 तक भी 4G सर्विस लॉन्च नहीं कर पाया। सरकार का कहना था कि बीएसएनएल 2022 तक 4G लॉन्च कर देगा, लेकिन अब तक बाकी प्लेयर्स 5G में शिफ्ट कर चुके हैं। अब आप सोचेंगे कि बीएसएनएल का होना जरूरी क्यों है? इसका सीधा सा जवाब यह है, अगर बीएसएनएल होगा तो बाकी कंपनी अपना रेट बढ़ाना चाहेगी, तो उन्हें हमेशा यह खतरा रहेगा कि लोग उनका नेटवर्क छोड़कर बीएसएनएल इस्तेमाल करने ना लग जाए। क्योंकि आज किसी भी कंपनी को बीएसएनएल पर डर नहीं है, तो सभी ने अपना 300 रुपए में 3 महीना अनलिमिटेड मिलने वाले डेटा प्लान को बढ़ाकर 800 रुपए कर दिया है। बीएसएनएल के अलावा जो कंपनीज आज मार्केट में बची है, वो अब अपने मनमाने तरीके से रेट बढ़ा सकती है और आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। पर यह एक सवाल तो है कि क्या बीएसएनएल वापसी कर पाएगी? तो आपको इस बारे में क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।